जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का अपने इस YouTube चैनल टॉपर गैलेक्सी में। दोस्तों इस वीडियो पे हम लोग बात करने वाले हैं 12th केमिस्ट्री के अंतर्गत आपकी बुक से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में, जिसके अंतर्गत हम लोग यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी देखेंगे। इसके अलावा आपके लघु उत्तरीय क्वेश्चन जो है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपकी जो कुछ महत्वपूर्ण रिएक्शन है उनको भी इसी वीडियो में कंप्लीट देखने वाले। तो वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग अंत तक देखेगा और बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं और इनका आंसर भी जानेंगे। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हेलो फार्म किसके ट्राई क्लोरो या ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न है। देखिए दोस्तों मैं आपको जो है टॉपिक जो है इसी प्रकार से प्रोवाइड कराता हूं, क्योंकि देखिए जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना वो आपके बोर्ड परीक्षा में 6 नंबर के लिए आता है। तो ऐसे में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की भी तैयारी आपकी बेहतर होनी चाहिए, क्योंकि एक एक नंबर यार बोर्ड एग्जाम में आपके लिए अब जो है इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका जो फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर है वह उतना अच्छा नहीं गया और इसका रीजन ये था कि जो आपका पेपर है वह थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस हो चुका था। क्योंकि देखिए इसमें आपका यार मतलब किसी भी टीचर की मिस्टेक नहीं है और ना आपकी मिस्टेक, क्योंकि यहां पर देखिए हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी थी लेकिन कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो वो मिस्टेक आपको केमिस्ट्री में नहीं करनी। ठीक है, आप इसमें पूरा जोर लगाइए और वहां पर जो चूक हुई है वो आपको केमिस्ट्री में जो है एक प्रकार से कवर करना है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाइलो फार्म किसके ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न है। तो मेथेन के, एथेन के, प्रोपेन के या बेंजीन के। ठीक है, तो ये किसके होते हैं दोस्तों, तो मेथेन के होते हैं, आपको पता होगा। तो यहां पर आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है ना, तो ऑप्शन नंबर 1 मेथेन के जो है ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न होते हैं हाइलोफार्म। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन देखिए, अगला कह रहा है कि I2, ठीक है, इसे बोलते हैं क्या, आयोडीन। तो I2 को क्षार के साथ गर्म करने पर कौन आयोडोफार्म नहीं देता या नहीं बनाता। तो देखिए जो I2 है इसको अगर क्षार के साथ आप लोग गर्म करते हैं तो इसमें आयोडोफार्म नहीं बनता या नहीं बनाता। तो ऐसा कौन सा यौगिक है, एसीटोन से या एथेनॉल से या मेथेनॉल से या एसिटिल्डिहाइड से। ठीक है, तो यहां पर जो आपका एथेनॉल होता है ये आयोडोफार्म नहीं बनाता या आयोडोफार्म परीक्षण नहीं देता। ठीक है, तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो I2 को क्षार के साथ गर्म करने पर आयोडोफार्म नहीं बनाता, एथेनॉल है ना। तो यहां पर हमारा सेकेंड ऑप्शन एथेनॉल बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में से कौन सबसे प्रबल अम्ल है। तो इसमें दोस्तों कौन सा जो है आपका सबसे प्रबल अम्ल है ये बताना है आपको। तो यहां पर आपका जो इसमें देखिए राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा Cl3COOH। ठीक है, तो यहां पर आपका Cl3COOH ऑप्शन नंबर 4 ये हो जाएगा सबसे प्रबल अम्ल। ठीक है, प्रबल और दुर्बल अम्ल आप जानते होंगे। ठीक है, तो यहां पर आपका जो चौथा ऑप्शन होगा, ठीक है, Cl3 और COOH। ये COOH क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का ये क्या है, क्रियात्मक समूह होता है। तो ये आपका हो जाएगा चौथा विकल्प इसमें राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि C4H11N में कितने प्राथमिक एमीन संभव हैं, यानी इससे हम लोग कितने प्राथमिक एमीन की संरचना बना सकते हैं या सूत्र बना सकते हैं। तो इसमें आपको ये बताना है कि जो आपका फार्मूला दिया गया है इससे प्राथमिक एमीन है ना, तो प्राथमिक एमीन आप लोग कितने इससे बना सकते हैं, 4 3 2 5। तो इसमें दोस्तों 4 प्राथमिक एमीन संभव हैं, अर्थात इसमें जो आपका पहला ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है 4। तो C4H11N से आप लोग 4 प्राथमिक एमीन बना सकते हैं, इसकी संरचनाएं बन सकती हैं। तो यहां पर आपका यही जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए प्रश्न संख्या 5 से कह रहा है कि टॉलिन अभिकर्मक को अपचयित करता है। तो देखिए जो टॉलिन अभिकर्मक होता है दोस्तों इसको कौन अपचयित करता है। यहां पर आपका क्या है, इसमें है C6 और ये होता है H5 है ना, यहां पर H5 C6H5NO2। ठीक है, इसको नाइट्रोबेंजीन बोलते हैं ना। नेक्स्ट आपका क्या है यहाँ पर C6H5NO और अगला यहाँ पर C6H5NH2 इसे बोलते हैं एनिलीन। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये हो गया और एक आपका यौगिक यहाँ पर है। तो देखिए 4 ऑप्शन है, देखिए आपका इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि जो आपका एनिलीन होता है ना C6H5NH2 ये आपका टॉलिन अभिकर्मक को अपचयित करता है। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अगला, तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, कह रहा कि एन्यूलिन के जल अपघटन से प्राप्त होता है।
ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज दोनों या लैक्टोज। तो देखिए जो इन्यूलिन होता है इसके जल अपघटन से आपका फ्रक्टोज मिलता है। क्या मिलता है? फ्रक्टोज। यानी कि इसमें सेकंड जो ऑप्शन ये आपका राइट हो जाएगा, फ्रक्टोज। ठीक है, तो इन्यूलिन के जल अपघटन से क्या मिलता है दोस्तों? तो यहां पर मिलता है हमें फ्रक्टोज। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। तो अब हम लोग यहां पर कुछ प्रश्नों को देखेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप के यहाँ पर जो क्वेश्चन मैंने बताया है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसी प्रकार से मैं आपको हर एक वीडियो में देखिए पहले आपको ऑब्जेक्टिव बताता हूं। ठीक है, ताकि ऑब्जेक्टिव भी आपका तैयार हो सके। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला प्रश्न आपका यहाँ पर जैव अणु चैप्टर से है, और इस चैप्टर में आपके जो जैव अणु चैप्टर है दोस्तों, इसमें आपका टोटल थ्योरी पार्ट देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोटीन क्या होते हैं। आपने प्रोटीन तो नाम कई बार सुना होगा, तो प्रोटीन होता क्या है आखिरकार? इसकी जो लैंग्वेज है, देखिए आप बोल देंगे कि यार ये हमारी बॉडी में पाया जाता है, ऐसा वैसा तमाम चीजें, लेकिन देखिए हमें एक जो है सुटेबल तरीके से लैंग्वेज आनी चाहिए। तो प्रोटीन क्या है और इसका उपयोग बताइए, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो देखिए प्रोटीन क्या होता है। प्रोटीन उच्च अणुभार वाले नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। ठीक है, प्रोटीन दोस्तों उच्च अणुभार वाले नाइट्रोजन युक्त, ठीक है, नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक हैं, जो वनस्पति तथा जंतु दोनों में, ठीक है, वनस्पतियों में भी और जंतुओं में भी दोनों में प्रोटीन होता है। ठीक है, दोनों में प्रचुर मात्रा में देखिए पाए जाते हैं, यानी कि प्रचुर मतलब कि एक प्रकार से सामान्य मात्रा में, ठीक है, पाए जाते हैं, और जल अपघटन पर अल्फा एमिनो अम्ल देते हैं। ये दोस्तों क्या है? अल्फा एमिनो अम्ल देते हैं, और ये सभी जीव जंतुओं के शरीर का प्रमुख अवयव है। मतलब बॉडी में चाहे कोई जीव जंतु कोई भी हो, सभी के शरीर में ये एक प्रकार से प्रमुख रूप से पाए जाते हैं, यानी अवयव है। जंतु शरीर का लगभग 19% भाग प्रोटीन से बना होता है। कितना देखिए ऑब्जेक्टिव में बन सकता है, ध्यान दीजिएगा। जंतु शरीर का 19% भाग जो है किससे बनता है? प्रोटीन से बनता है। तो ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, ध्यान दीजिएगा। और प्रोटीन का दोस्तों जो उपयोग यहाँ पर आपको क्या बताना है? उपयोग भी बताना है। तो इसका उपयोग आपका पहला हो गया आहार के रूप में भी किया जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका एंजाइम के मतलब एक प्रकार से एंजाइम को यहाँ पर जो है जो शरीर में हमारे एंजाइम पाए जाते हैं उनमें भी ये एक प्रकार से पाया जाता है। इसके अलावा हार्मोन्स में भी और औषधियों के निर्माण में भी प्रोटीन का उपयोग होता है। तो ये एक प्रकार से इसके 4 पार्ट है। ये मतलब क्या है? आपकी हेडिंग्स है, इनके अंतर्गत आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। बाकी यहाँ पर आपको अगर इतना ही कर देंगे तो आपका बन जाएगा काम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा प्रश्न कर रहा है कि मॉलिस परीक्षण क्या है। देखिए मॉलिस परीक्षण आपका छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको आपको देख लेना है, ये 1 नंबर के लिए आ सकता है। तो यह कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण है। ठीक है, किसका? कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण होता है। ठीक है, जो मॉलिस परीक्षण होता है इसमें कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण किया जाता है। तो एक परख नली में इसमें देखिए क्या होता है, इस प्रक्रिया में एक परख नली में आपने जो है इसका शायद से स्कूल में अपने या कॉलेज में प्रैक्टिकल भी किया होगा, अगर आपको कराया गया होगा। ये प्रैक्टिकल होता है आपकी केमिस्ट्री में। तो इसमें क्या होता है, एक परख नली में ग्लूकोज का जलीय विलयन लेते हैं। ठीक है, जलीय विलयन लेकर उसमें 2 ml अल्फा नेप्थोलान का अल्कोहलिक विलयन मिलाकर, ठीक है, उसमें क्या मिलाते हैं? 2 मिली, ठीक है, 2 ml अल्फा नेप्थोलान, ठीक है, का अल्कोहलिक विलयन मिलाकर उसमें कुछ बूंद सांद्र H2SO4 डालने पर 2 द्रवों के बीच बैंगनी रंग का वलय बनता है। ये होता है दोस्तों आपका मॉलिस परीक्षण। इससे प्रक्रिया जो होती है एक प्रकार का ये परीक्षण होता है। ठीक है, तो यहां पर इसमें बस इतना ही आपको बताना है, बस हो गया इसका काम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपको यहाँ पर देखिए थ्योरी वाले क्वेश्चन ज्यादा है, बाकी मैं आपको रिएक्शन भी बताऊंगा अभी। तो नंबर 3 क्वेश्चन कर रहा है कि मानव शरीर के लिए, ठीक है ना, मानव शरीर के लिए दोस्तों कार्बोहाइड्रेट का क्या महत्व है। ठीक है, तो यहां पर यार कार्बोहाइड्रेट का महत्व तो है ही शरीर में, तो इसके महत्व कौन से? तो यहां पर हम जो है 2 महत्वों को जानेंगे। ठीक है, तो आप चलिए पहला देखते हैं। फर्स्ट है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट पौधों तथा जंतुओं दोनों के लिए आवश्यक है, और ये भोजन के मुख्य घटक होते हैं। ठीक है, भोजन के मुख्य घटक होते हैं। जैसे आप बात करें आलू की बात करें, है ना, आलू की बात कर लीजिए, तो इसमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट की मात्रा। गेहूं में बात करें तो मतलब इसमें क्या होता है, इस प्रकार से भोजन में ये काफी ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो मुख्य घटक किसके हुए? भोजन के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा आपका मोनोसैकेराइड। ठीक है, मोनोसैकेराइड शरीर की उपापचयी क्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाते हैं। तो ये आपका कार्बोहाइड्रेट के एक प्रकार से कह सकते हैं हम लोग की महत्व है। ठीक है, तो इसके बाद 3 क्वेश्चन हमारे यहां से कंप्लीट होते हैं। अब देखते हैं यहां पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो चौथा क्वेश्चन देखिए यहां पर कह रहा है दोस्तों कि लिपिड क्या है। ठीक है,
लिपिड क्या है। और देखिए जो क्वेश्चन आपको बता रहा हूं जैव अणु से इनमें से एक क्वेश्चन आपका आएगा। अगर देखिए अब यार जो पेपर है ना, पेपर पता नहीं कहां से बना देते हैं, लेकिन अगर बुक से अगर आया तो यार मैं जो बताता हूं ना 100% गारंटी के साथ बताता हूं। फिर आप लोग कहते हैं कि भैया आपको पढ़ाया हुआ नहीं आया, लेकिन यार जो बुक से अगर नहीं आता तो फिर हम क्या कर सकते हैं। अगर बुक से आएगा तो जो टॉपिक मैं आपको बताता हूं 100% गारंटी है, और जाके आप लोग चैनल पर देख लीजिएगा जितने टॉपिक पर वीडियो मैं प्रोवाइड करा देता हूं आपको यूट्यूब पर कोई भी नहीं प्रोवाइड करा पाएगा। आप लोग अभी जाकर देख लीजिए इसका आप लोग बिल्कुल सबूत के साथ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहां पर नंबर 4 लिपिड क्या है, इसके मुख्य कार्य क्या है। ठीक है, तो देखिए यहां पर लिपिड क्या होता है, तो वे वसा और तेल, ठीक है, वे वसा और तेल जो जंतुओं एवं वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं। ठीक है, पहली बात तो कहां से, जंतुओं और वनस्पतियों से। वसा और तेल के एक प्रकार से लिपिड बोलते हैं, तो जंतुओं एवं वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं, उन्हें लिपिड वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, लिपिड वर्ग के अंतर्गत मतलब ये एक प्रकार से क्या होता है, तरल पदार्थ होते हैं, तो यहां पर रखा जाता है। लिपिड जल में अविलीय कार्बनिक पदार्थ है, यानी कि जो जल में ये क्या होते हैं, अविलीय होते हैं, विलेय नहीं होते हैं, जल में अविलीय कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो निम्न ध्रुवण के कार्बनिक विलायकों, ठीक है, किसके, निम्न ध्रुवण के कार्बनिक विलायकों, जैसे कि इन्हें बोलते हैं ईथर और क्लोरोफॉर्म। आप जानते हैं ना क्लोरोफॉर्म क्या होता है, CHCl3, तो ये आपका यहां पर जो है CH और Cl3 जो कि क्लोरोफॉर्म होता है। तो कह रहा है कि जो निम्न ध्रुवण के विलायकों यानी कार्बनिक विलायक इन्हें बोलते हैं, और जो ईथर होता है या क्लोरोफॉर्म, इसमें क्या होते हैं, विलेय होते हैं, बाकी जल में क्या होते हैं, अविलेय होते हैं, यानी कि जल में ये विलेय नहीं होते, और जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो कि निम्न ध्रुवण पर व्यक्त करते हैं इनमें विलेय हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद कह रहा है कि इसके मुख्य कार्य भी बताइए, तो भाई साहब यहां पर कार्य भी बता देते हैं। ठीक है, कुछ यहां पर आपके लिपिड भी है, जैसे यहां पर आपका हो गया वसा और तेल, इसके बाद आपका फास्फोलिपिड नंबर 2, नंबर 3 आपका यहां पर स्टेरॉइड, और 4th है आपका टारपिन्स। ठीक है, तो ये क्या है आपके लिपिड्स के एग्जांपल हैं। अब इसका कार्य क्या होता है देखिए बॉडी में हमारे, तो शरीर में देखिए या मतलब इसका जो है अदर चीजों में क्या कार्य होता है समझिएगा। तो कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन के अभाव में ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक है, यानी दोस्तों जब हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की कमी होती है या प्रोटीन की कमी हो जाती है, तो हम लोग इनके अभाव में जो है शरीर को जो है ये ऊर्जा प्रदान करते हैं हमारे शरीर को, जो कि लिपिड होते हैं। ठीक है, तो यहां पर लिपिड का एक ये प्रमुख कार्य है नंबर 1। ठीक है, नंबर 2 देखिए शरीर के ताप को नियंत्रित करना, यानी कि जो बॉडी का टेम्परेचर होता है इसको एक प्रकार से लिपिड जो है नियंत्रित करते हैं। नियंत्रित करना तो आप जानते होंगे, ठीक है, मतलब किसी भी चीज को एक प्रकार से अपनी जो है सुरक्षा में रखना, तो नियंत्रित करते हैं। ठीक है, तो ये 2 कार्य हैं, 2 आपके लिए काफी है, इतना आप लोग पढ़ लीजिए, बस इतने में काम हो जाएगा। लिपिड हो गया आपका। इसके बाद हमारा क्या आता है, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है ऑक्जेलिक अम्ल के निर्माण की प्रमुख विधियां। तो इसमें दोस्तों आपको क्या बताना है, ऑक्जेलिक अम्ल के निर्माण की एक विधि बतानी है। जो ऑक्जेलिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, तो C2O4H2 होता है, आपको पता होगा। तो इसके निर्माण की एक विधि आपको बताना। देखिए तो यह कैसे बनता है, तो नंबर 1 इसमें आपका रिएक्शन है। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझिएगा थोड़ा सा। तो सुक्रोज के ऑक्सीकरण से, ठीक है, किसके, सुक्रोज, ये क्या है, एक प्रकार का शक्कर होता है, तो सुक्रोज के ऑक्सीकरण से हमें ऑक्जेलिक अम्ल बनता है यानी प्राप्त होता है। अब यह कैसे प्राप्त होता है, तो इसके ऊपर हम लोग कराएंगे अभी रिएक्शन, समझिएगा। तो प्रयोगशाला में ऑक्जेलिक अम्ल सुक्रोज यानी कि शक्कर या चीनी का वैनेडियम पेंटाक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में सांद्र नाइट्रिक अम्ल द्वारा ऑक्सीकरण करते हैं या कराते हैं, तो हमें ये होता है, प्राप्त होता है ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, तो चलिए इसका कराते हैं रिएक्शन। सबसे पहले सुक्रोज क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला लिखिए। सुक्रोज आपको पता है ना क्या होता है, C12, ठीक है, C12H22 है ना, H22 और O11, ये होता है हमारा सुक्रोज या चीनी। ठीक है, ये हुआ। अब कह रहा है कि इसमें आपको क्या कराना है, यहां पर हाँ वैनेडियम पेंटाऑक्साइड ये आपका उत्प्रेरक रहेगा, और इसमें क्या है, सांद्र नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति रहेगी। तो देखिए इसमें ऑक्सीकरण कराना है आपको। ठीक है, सबसे पहले कह रहा है कि ऑक्सीकरण कराते हैं, तो इसमें आपको यहाँ पर ऑक्सीजन लेनी पड़ेगी, नवजात ऑक्सीजन, और इसके अणु आपको 18 कर देना है। और इसका 18 क्या मतलब है मैं आपको अभी बताऊंगा, है ना, इस प्रकार से। और इसमें आपको लेना क्या उत्प्रेरक, तो वैनेडियम पेंटाऑक्साइड यानी कि वैनेडियम B2 और पेंटाऑक्साइड यानी कि O5 है ना, और सांद्र यहाँ पर लेना है H2SO4, सांद्र H2SO4, ये हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया। बस इतना लेने के बाद अब इसमें आपका रिएक्शन होगा, है ना। तो इससे सबसे पहले क्या बनता है, आपका बनेगा यहाँ पर C2 है ना, C2H4 O4 है ना, C2O4
C2O4H2, ये आपका होता है ऑक्जेलिक अम्ल। अब हमें रिएक्शन को बैलेंस करना है, ठीक है। तो हमें रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले कार्बन कितना है 12 है, 12 है। तो यहाँ पर आपको देखिए कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है। तो इसमें अगर आप सामने 6 लगा देते तो कार्बन आपका क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। बचा यहाँ पर क्या आपका ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में आप 4 लगा है और यहाँ पर कितना आपका 11 है। तो इसमें आपका 6 लग गया, तो ये आपका कितना हो गया 6, एंड यहाँ पर भी आपका देखिए 18 है। तो ये इसका आपका यहाँ पर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर आपका ये बैलेंस हुआ, यहाँ पर 6 × 4 यानी कि 24, तो यहाँ पर आपका 24 हुआ। और इसमें बचेगा कितना, तो आपका यहाँ पर देखिए ये भी जो हाइड्रोजन है ये भी आपका 12 हुआ रहा है, लेकिन यहाँ पर आपका जो है 10 बच रहा है। तो इसमें देखिए आपका यहाँ पर जल भी बनेगा अभी। तो आप जल बनाने के लिए H2O कर दीजिए और इसमें सामने लगा दिए 5। तो ये आपका इसमें जो है 5 × 2 यानी कि 10 जो है आपका इससे कंप्लीट हो जाएगा। तो आपका जल कंप्लीट होगा। तो इस प्रकार से रिएक्शन जो हमारी है बैलेंस हो गई, आप देख सकते हैं। बाकी यही आपका क्या है, ऑक्जेलिक अम्ल है, ठीक है। ये जो बना है इसे बोलेंगे आप लोग क्या बोलेंगे, ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल। तो ये हमारा ऑक्जेलिक अम्ल बन गया, ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 है। इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए छठवां क्वेश्चन जो है यह भी काफी महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है कि फार्मेलिन क्या है, ये एक प्रकार का थ्योरी क्वेश्चन है। तो फार्मेलिन क्या है, इसके उपयोग भी बताइए। तो देखिए उपयोग आप लोग पढ़ लीजिएगा, बाकी मैं आपको बता देता हूँ फार्मेलिन क्या होता है, या उपयोग भी उतना खास है नहीं, तो मैं आपको वो भी बता दूंगा। देखिए फार्मेलिन जो होता है फॉर्मेल्डिहाइड का जलीय विलयन होता है, ठीक है दोस्तों। फार्मेलिन क्या है, एक प्रकार का विलयन होता है जिसमें फॉर्मेल्डिहाइड होता है ना। तो फॉर्मेल्डिहाइड का ये क्या है, जलीय विलयन होता है फार्मेलिन, ठीक है, जिसमें फॉर्मेल्डिहाइड की अधिकतम सांद्रता कितनी होती है 40%। यानी दोस्तों इसमें क्या होता है, जो आपका फॉर्मेल्डिहाइड होगा इस विलयन में वह कितना होगा 40% तक आपका जो है यहाँ पर होता है फॉर्मेल्डिहाइड, जो विलयन बनेगा आपका फार्मेलिन का। और इसमें क्या होता है, यह मृत जीवों के परिरक्षण के लिए उपयोग में लाया जाता है, यानी कि इसका उपयोग आपका हो गया मृत जीवों के परिरक्षण में, ठीक है। तो ये इसका क्या है, आपका उपयोग हो गया। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 6 एक छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट है, आप तो इसको आप देख ही सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि रीमर टीमैन या राइमर टीमैन ऐसा करके आता है। यार क्वेश्चन भी काफी बार जो चेंज हो जाते हैं, तो आप लोग देखिए इसमें भ्रमित मत होइएगा। राइमर टीमैन आता है या रीमर टीमैन करके आता है, तो आपको यही रिएक्शन बतानी है। तो रीमर टीमैन अभिक्रिया का समीकरण सही समझाना है। तो देखिए इसमें होता क्या है, सबसे पहले ये देखिए। तो फिनाल के क्षारीय विलयन को, ठीक है, फिनाल का आपको लेना क्या, क्षारीय विलयन को CCl4 के साथ 60 से 70 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है अभिक्रिया कराने पर। इसके पश्चात जो है मिश्रण को HCl द्वारा अम्लीय करने पर ओ हाइड्रॉक्सी बेंजोइक एसिड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, ओ हाइड्रॉक्सी बेंजोइक एसिड। तो चलिए इसको कराते हैं हम लोग। यहाँ पर इसका रिएक्शन बहुत सिंपल तरीके से, बहुत ही आसान से लैंग्वेज में। सबसे पहले आपको लेना क्या, इसमें फिनाल लेना है। तो फिनाल की हम लोग यहाँ पर बनाते हैं संरचना, ठीक है। तो फिनाल इस प्रकार से बनाते हैं, पहले बेंजीन बनाएंगे और उसके बाद हम लोग यहाँ पर जो है इसमें OH जोड़ देंगे, ठीक है। मैं आपको देखिए इस प्रकार से बना के दिखा रहा हूँ, आपसे इससे अच्छा भी बन सकता है ना। तो फिनाल आपको यहाँ पर OH जोड़ देना। तो ये क्या हो गया आपका, यार पेन भी इतना, तो यहाँ पर क्या हो गया OH। तो ये आपका हो गया फिनॉल, है ना। अब फिनॉल हुआ। अब इसके बाद आपको यहाँ पर क्या करा है कि क्षारीय विलयन लेना है। तो क्षारीय का मतलब है कि यहाँ पर NaOH आप कर लीजिए क्षार, ठीक है, NaOH, यार थोड़ा सा जल्दीबाजी में। तो NaOH है ना, ये हुआ। अब इसमें क्या लेना है, तो CCl4 लेना है, CCl4 लेना है। तो इसको जब आप लेंगे तो यहाँ पर आपको जो इसकी मात्रा 6 कर देनी है, यानी कि आपको यहाँ पर इसके जो है 6 अणु लेने, तो आप 6 कर देंगे। अब जब 6 आप कर देंगे, क्योंकि देखिए इसमें जो बेंजीन होता है इसमें कार्बन परमाणु की संख्या 6 होती है, तो मतलब एक प्रकार से आपका ये इक्वल हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर कराना इसका रिएक्शन कितने डिग्री पर, तो 60 से 70 डिग्री टेम्परेचर रहेगा, 60 से डिग्री से 70 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर होगा। तो यहां से आपका माइनस कितना निकलेगा, तो यानी AOH आपका इसमें निकल जाएगा और यहां पर 4H2O निकल जाएगा, ठीक है। अब यहां पर बनेगा क्या, तो देखिए इसके नीचे मैं यहां पर करा रहा हूं। तो एक बेंजीन की संरचना फिर बनाई, क्योंकि हमने पहले बेंजीन लिया था। तो यहां पर आपका ये बनेगा बेंजीन, ठीक है, इस प्रकार से बेंजीन बना। और इसमें आपका यहां पर जुड़ेगा ONA, यानी कि इसका आपका Na एक निकला और यहां पर आपका जुड़ जाएगा COONA। तो ये आपका बना। और इसके बाद आपको फिर से कह रहा है कि जो आपका यहां पर प्राप्त हो रहा है इस मिश्रण को HCl के द्वारा जो है अम्लीय करते हैं। तो फिर से आप लोग इसमें रिएक्शन कराइए HCl की उपस्थिति में। जब आप लोग इसकी उपस्थिति में कराएंगे तब आपका बनता है ओ हाइड्रॉक्सी बेंजोइक
बेंजोइक एसिड। तो जो कि यहाँ पर देखिए बेंजीन लिए, तो फिर से आप लोग यहाँ पर चलिए बेंजीन बनाते हैं इसमें यहाँ पर, ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर फिर से हम लोग यहाँ पर बेंजीन बनाएंगे और यहाँ पर आपका प्राप्त क्या हुआ, तो ये बेंजीन हो गया। और कह रहा कि ओ हाइड्रोक्सी, तो यानी कि ओ हाइड्रोक्सी का मतलब यहाँ पर दूसरे नंबर पर आपका OH जुड़ेगा, ठीक है। और इसके बाद कह रहा है बेंजोइक एसिड, तो बेंजोइक एसिड का यहाँ पर आपका जो ग्रुप होता है वो क्या होता है, COOH होता है। तो ये हमारा बन गया ओ हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो बस यही आपका इसमें जो है एक प्रकार से कह सकते हैं कि आपका ये उत्पाद है। और इसे आपका ओ हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी बोल सकते हैं, या इसे बोल सकते हैं आप लोग सैलिसिक अम्ल। क्या बोल सकते हैं, सैलिसिक अम्ल। यहां पर मैं लिख देता हूं सैलिसिक, ठीक है, सैलिसिक अम्ल, ठीक है, सैलिसिक अम्ल या ओ हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल, सैलिसिक अम्ल, ठीक है। तो ये आपका बन गया सैलिसिक अम्ल, है ना। तो पहले हमने यहाँ पर फिनॉल लिया और NaOH और यहाँ पर CCl4 से रिएक्शन कराया इतने टेम्परेचर पर, और यहाँ पर आपका ये निकला Na, ये बार यार NaOH है ना, NaOH। और फिर इसके बाद यहाँ पर ये बना, और इसके बाद HCl को हमने मिश्रण से पुनः गर्म किया, तो ये आपका बन गया जो है सैलिसिक अम्ल, ठीक है। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो गई। थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक में जो है जगह ना होने के कारण ऐसा हुआ है, बाकी आप लोग एक सीधी रेखा में कर सकते हैं, या बोर्ड एग्जाम में आप भी इस प्रकार से स्टेप वाइज कर सकते हैं, बिल्कुल आपको नंबर मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है कि लिगेंड क्या है। लिगेंड यार आपने पढ़ा होगा, तो इससे आपका 1 नंबर के लिए क्वेश्चन आ जाता है। देखिए लिगेंड क्या होता है, तो वह आणविक अथवा आयनिक स्पीशीज जो संकर यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन से स्थायी रूप से जुड़ी होती है, उसे लिगेंड कहते हैं या लिगेंड कहलाती है। जैसे आपके पास यहाँ पर एक जो है एक यौगिक है, कह रहा है कि K4FeCN का होल ऑफ 6, ठीक है। तो ये आपका इसमें बताना है कि लिगेंड कौन सा है। तो देखिए कह रहा है कि वह आणविक अथवा आयनिक स्पीशीज जो संकर यौगिक में, ये आपका पूरा संकर यौगिक है, तो इसमें आपका केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन स्पीशीज के साथ जो है स्थायी रूप से जुड़ता है। तो इसमें जो आपका Fe है, ठीक है, ये क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु है। तो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ स्थायी रूप से कौन जुड़ा है, यहाँ पर ब्रैकेट में CN। तो मतलब यहाँ पर जो CN है साइनाइड, ये क्या आपका लिगेंड है, और यहाँ पर Fe जो है आपका आयरन क्या है, ये आपका केंद्रीय धातु परमाणु आयन है। तो यहाँ पर आपका जो है ये इसी के साथ जुड़ा रहता है। तो इतना परिभाषा आपको जो है लिगेंड की दे देना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका लिगेंड क्लियर हो जाता है। और बाकी IUPAC नाम का जो आते हैं वो तो मैं आपको करा ही चुका हूँ। बाकी और भी जो टॉपिक है मैं आपको बोर्ड एग्जाम से पहले सारे टॉपिक क्लियर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बाकी पसंद है तो लाइक भी कर दीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।